दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो पिछले एक साल में स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्शन में है, लेकिन आपको ये पता होगा कोविड काल में स्टॉक बहुत नीचे था और वहाँ से इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। एक तरफा दौड़ा था स्टॉक। अब यहाँ पे समझ सकते हो कि पिछले एक साल से जो करेक्शन है वो पावर सेक्टर में बहुत सारे शेयरों में है, लेकिन जल्दी यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सरकार ने यहाँ पे बहुत बड़ा मिशन लॉन्च कर दिया है ग्रीन हाइड्रोजन का, जो आने वाले समय में इन सभी कंपनियों का तकदीर बदल देगी जो ग्रीन एनर्जी से संबंधित कंपनियां हैं। और टाटा पावर की बात करें तो यह कंपनी ऑलरेडी फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है और कंपनी के खुद की कोल माइंस भी है। तो इस हिसाब से देखें तो काफ़ी शानदार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इसकी प्राइस काफ़ी नीचे है। तो क्या इस गिरावट का फायदा उठा के हमें इस समय टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो आगे की क्या संभावना है टाटा पावर को लेकर जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक 207 पर क्लोजिंग दी है, जहां पे 1.02% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हो कि ये स्टॉक 28 के आसपास चला गया था कोविड काल में, जब बाजार में गिरावट हुई यह स्टॉक भी बहुत नीचे आया, लेकिन वहां से जब तेजी का दौर शुरू हुआ तो ये लगातार दौड़ा। आपको पता होगा तो मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया था जब इसकी प्राइस 70 रुपीज़ 80 रुपीज़ के आसपास थी कि इसको आपको खरीद लेना चाहिए। और साल भर में स्टॉक 300 को टच कर गया था, यानी 298 का इसने हाई बनाया था। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन उसके बाद में काफ़ी करेक्शन हुआ है। ऊपर के लेवल से देखें तो लगभग 100 रुपीज़ आपको नीचे मिल रहा है, यहाँ पे एंट्री अब की जा सकती है। अब इसके पीछे जो सबसे बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, गवर्नमेंट अपना देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर चुकी है और बहुत सारी जो इस समय व्हीकल इंडस्ट्रीज है वो भी ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने को तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, जापानी जो ऑटोमेकर कंपनी है वो ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से व्हीकल बाजार में लाने को तैयार है। इसके अलावा अशोक लीलैंड है जो पावर ट्रक जो बनाने वाले वो हाइड्रोजन पावर के माध्यम से चलेंगे। इसके अलावा भी रिलायंस ने भी इसमें कमर कस ली है। आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन की जो आवश्यकता है उसको किस तरह से पूरा किया जाना है, और पूरी दुनिया है जो इस समय देखे तो ग्रीन हाइड्रोजन को नया जमाने का फ्यूल तलाश रहे हैं, और इसके पीछे वजह है इसमें बिल्कुल पोल्यूशन ना होना। तो ये आप समझ ही सकते हो, इंडिया आने वाले 2025 के बाद देखें तो इंडिया की रोड के ऊपर आपको हाइड्रोजन के माध्यम से व्हीकल चलते हुए दिखाई देंगे। और ग्रीन हाइड्रोजन व्हीकल के माध्यम से अगर आप देखें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको काम करता हुआ दिखाई देगी। और ये एक बड़ा मिशन है जिसमें एक बड़ा योगदान टाटा पावर का होने वाला है, और टाटा पावर ने ऑलरेडी इसके लिए निवेश की अनाउंसमेंट भी कर दी है। और आपको पता होगा ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण तभी होता है जब विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी के माध्यम से पानी में से उसको गुजारा जाता है। उसके बाद में जो ऊर्जा का निर्माण होता है उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, उसको फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे तो ईवी का ज़माना भी अब शुरू हो चुका है और टाटा पावर ऑलरेडी ईवी सेगमेंट में भी बड़ी तेज़ी से सक्रिय है, क्योंकि कंपनी ईवी चार्जिंग इस्टेब्लिश कर रही है। और आने वाले इसमें जिस तरह से टाटा मोटर्स की बात करें तो वो लगातार ईवी से सेगमेंट में बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, लगातार बहुत सारे नए व्हीकल लॉन्च करें। तो ऐसे में ईवी चार्जिंग का कारोबार बढ़ने वाला है और इसका फ़ायदा बिल्कुल टाटा पावर को होने वाला है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, इंडिया और जापान दोनों मिलके क्लीन एनर्जी के सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। यानी जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन है वो इस समय पूरे विश्व को एक तरफ लालयित कर रहा है इंडिया की तरफ निवेश करने के लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण किया जा सकता है। और ऐसे में जापान इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ जापानी ने, विश्व के काफ़ी देश है जो इंडिया के साथ में इस समय बिजनेस टाइप शुरू कर चुके हैं, ताकि जो भी ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण हो उसके माध्यम से उनके देश को भी बहुत सारा बेनिफिट मिल पाए। तो ये आप समझ ही सकते हो कि एक तरह से आने वाले समय में इंडिया ग्लोबल हब बनने वाला है ग्रीन हाइड्रोजन का। और इसमें एक बड़ा योगदान टाटा पावर का होगा, कि टाटा पावर इस सेक्टर की बहुत बड़ी इंडिया की मजबूत कंपनी है और बहुत ज़्यादा रेपुटेड कंपनी है। यहाँ पे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मौका और निकल के आ रहा है। इस बार G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ लगी है और ऐसे में विश्व के G20 देश यहाँ पे मिलेंगे। और आप समझ सकते हो इंडिया ने अपना गोल सेट कर दिया, इस बार ग्रीन हाइड्रोजन को फोकस किया जाएगा इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लाने की कोशिश की जाएगी विश्व के काफ़ी देशों से। और आप देख सकते हो कि ये G20 का जो इस बार जो मौका है, इसके माध्यम से आप देख सकते हो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा निवेश आएगा, बहुत सारे बिजनेस टाइप भी होंगे। और इस बार देखें तो जो अलग अलग ग्लोबल समिट हो रहे स्टेट के, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ग्रीन एनर्जी को। और आप ये समझ ही सकते हो ये आने वाला जो समय है ये ग्रीन एनर्जी के नाम पे होने वाला है। और ऐसे में टाटा पावर में बिल्कुल खरीदारी का मौका है, क्योंकि बहुत ही फेयर प्राइस में स्टॉक मिल रहा है
और बाजार में भले ही तेजी बनी हो लेकिन टाटा पावर काफ़ी अंडर वैल्यू दिख रहा है इस समय, तो आंख बंद करके निवेश किया जा सकता है, क्योंकि विश्व के काफ़ी देश है जो इस समय एफडीआई के माध्यम से भी टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा टाटा पावर के पास खुद कोल माइंस भी है, तो यहाँ पे जो कोल प्रोडक्शन है वो इस बार 16% की वृद्धि दिखा रहा है, यानी अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक 16% की वृद्धि देखने को मिली है। जो प्रोडक्शन है वो करीब 698.25 मिलियन टन्स तक पहुंचा है, और आप देख सकते हो पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 601.97 मिलियन टन्स के आसपास था। तो यहाँ पे देखो जिस तरह से कोल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और इसके पीछे वजह है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो आप ये समझ ही सकते हो कि कंपनी का बिजनेस फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही है। तो एक तरह से देखें तो इसके दोनों हाथ में लड्डू है, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि आने वाले 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी। इसका मतलब इसके दोनों बिजनेस चलने वाले, ऐसे में स्टॉक की प्राइस नीचे रहने की कोई संभावना नहीं। यहाँ पे जैसे ही माहौल पॉजिटिव थोड़ा सा बनेगा और इस सेक्शन में तेजी की संभावना बनेगी, ये डेफिनेटली 1000 को टच करने की ताकत रखता है। यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलरेडी टाटा पावर ने अपना मिशन यहाँ पे क्लियर कर दिया है। आने वाले 5 सालों में टाटा पावर अपने ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो में 75,000 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले, यानी कंपनी नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे आगे जा रही है। 2045 तक पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे आ जाएंगे, यानी जो इसका पोल्यूशन वाला बिजनेस है वो सारा बंद होगा और ग्रीन बिजनेस के ऊपर ही कंपनी फोकस करेगी। तो ये काफ़ी बड़ा विजन है, और इसीलिए अगर आप देखें तो टाटा पावर में ये खरीदारी का बिल्कुल मौका है। और वैसे भी देखें तो इसका बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देख सकते हो रेवेन्यू इसका जहाँ पे 2018 में 26,840 करोड़ के आसपास था, जो 2022 में बढ़ के 42,815 करोड़ के आसपास पहुँच गया। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है इसके रेवेन्यू में, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर प्रॉफिट को देखें तो 2018 में 1,128 करोड़ के आसपास था, जो 2022 में गिर के 680 करोड़ के आसपास पहुँच गया। तो यहाँ पे भले ही आप देखें तो थोड़ा सा प्रॉफिट आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन 2021 के मुकाबले प्रॉफिट बढ़ा, क्योंकि 2021 में 611 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अब यहाँ पे ईपीएस में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। 2018 में जहाँ पे 8.49 रुपीज़ के आसपास ईपीएस था, जो 2020 में गिर के 3.12 रुपीज़ के आसपास आ गया था, लेकिन इस बार 2022 में फिर से 5.36 रुपीज़ तक पहुँच गया। इसके अलावा अगर आप पिछले एक साल से इसकी परफॉर्मेंस देखें, दिसंबर 2021 में 10,913 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो दिसंबर 2022 में बढ़ के 14,129 करोड़ के आसपास पहुंच गया। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। इसके अलावा प्रॉफिट देखें तो लगातार बढ़ रहा है। दिसंबर 2021 में जहाँ पे 426 करोड़ का प्रॉफिट था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 945 करोड़ तक पहुँच गया, यानी दुगुना हुआ है पिछले एक साल में प्रॉफिट। और यही आंकड़े जो बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है, और इसमें दाव का मौका हम तलाश सकते हैं। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 66,383 रुपीज़ के आसपास है। करंट प्राइस की 208 की है, लो 190 का है और हाई इसका 298 का है। स्टॉक का पी 21.70 है और इसकी बुक वैल्यू 80.40 की है, और 0.84% का कंपनी डिविडेंड भी आपको देती है। इसका आरओसी 9.21% है और आरओई 8.14% है, और फेस वैल्यू 1 है। तो ये आप देख सकते हो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉग है। इसके अलावा काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जम के खरीदारी की। आप देख सकते हो जनवरी के लेटेस्ट आंकड़े, जिसमें एचडीएफसी ऑर्बिटेज ने यहाँ पे 243 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 4.25% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी ऑर्बिटेज होलसेल ने यहाँ पे 243 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 4.25% की होल्डिंग ली है। कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज फंड ने 170 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.78% की होल्डिंग ली है। एसबीआई ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटीज़ ने यहाँ पे 139 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.67% की होल्डिंग ली है। टाटा ऑर्बिटेज फंड ने 123 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.10% की होल्डिंग ली है। एक्सिस ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 95.35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.96% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा आदित्य बिरला एसएल ऑर्बिटेज ने 83.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.92% की होल्डिंग ली है। एचएसबीसी ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 81.99 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 3.48% की होल्डिंग ली है। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लैक्सी कैप ने यहाँ पे 74.52 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.73% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 67.11 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.74% की होल्डिंग दी है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि इंडिया के काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे जम के खरीदारी कर रहे हैं, तो बिना डरे इसमें निवेश करना चाहिए। ये आने वाले इसमें डेफिनेटली आपको एक मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है और गिरावट में आपको निवेश को बचा के भी रखेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।